हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 6। ठीक है, इससे पहले हम लोग रिलेशन कर चुके हैं, आज हम करेंगे फंक्शन। ठीक, अच्छा, फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी कहते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर एक मैंने डिफाइन दे रखी है, इसको रीड करेंगे एक बारी। अ फंक्शन टेकल एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट एंड मैप इट टू अ यूनिक एलिमेंट इन द अनदर सेट। देखिए, कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट हो, ठीक है, जो मैप करता हो यानी यूनिक एलिमेंट यानी दूसरे सेट से। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है, इसको अगर मैं एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो आप मान सकते हो कि इस तरीके से एक मैं छोटा सा एक वेन डायग्राम लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज कीजिए ये एक मशीन है, ठीक है, यहां से हम कुछ डालते हैं जिसको हम बोलेंगे इनपुट। ठीक, क्या बोलेंगे, इनपुट। और यहां से कुछ रिलीज होगा यानी प्रोडक्ट निकलेगा जिसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट। ठीक, और यहां पर प्रोसेस तैयार हुआ है, तो यहां से हमने कुछ डाला और निकला यहां पर कुछ, इसको बोलते हैं फंक्शन। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है, इनपुट को हम बोल सकते हैं जैसे x और आउटपुट को बोल सकते हैं जैसे y। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे फंक्शन सच दैट r बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x प्लस 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर f(x) अगर मान लीजिए मैं 1 लेता हूँ, ठीक, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 लेता हूँ तो इस इक्वेशन में क्या होगा, यानी x की जगह मैं 1 लिया और फिर 2 इसमें ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक, अच्छा, ऐसे ही करके मैंने f2 लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 प्लस 2 यानी 4। ठीक, ऐसे करके मैंने 3 लिया तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 यानी 5। यानी यहाँ पर मैं वैल्यू ऐड करता जा रहा हूँ, यानी ये वाली। ठीक है, समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ पर मैंने 1 ऐड किया, यहाँ पर मैंने 2 ऐड किया, यहाँ पर मैंने 3 ऐड किया इस फंक्शन के अंदर। ठीक, यानी अब यहाँ पर सिंपल क्या है, यानी ये जो फैक्ट्री है ना, ये x प्लस 2 ये तैयार कर रही है। अब कहने का मतलब क्या है, जब जब मैं इसमें x लेता हूँ 1, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर डालता हूं यानी इनपुट के अंदर डालता हूं, तो क्या रिलीज होता है यहां से आउटपुट से, यानी 3। क्या निकलता है, 3। तो इसी को बोलते हैं फंक्शन। अगर मैं यहां पर मान लीजिए 2 डालता हूं, ठीक, और इसके अंदर मैंने डाला इनपुट के अंदर, तो यहां से क्या रिलीज होता है, यहां पर 4। ठीक है, यानी इसको अगर मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करूं तो आप ये कह सकते हो, ये मेरे पास x है, यानी यहाँ पर x के एलिमेंट डाले गए हैं, और ये दूसरा सेट है मेरे पास, ठीक है, जिसको मैं y बोल सकता हूँ या इक्वल टू f(x), यानी ये भी बोल सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया है, देखिए f(x), ठीक, f(x) को मैं यहाँ पर y भी ले सकता हूँ। ठीक, अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर मुझे मिलता है 3। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर 2 डालता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, 4। अगर मैं यहाँ पर 3 डालता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, 5। ठीक है, यानी इस सेट के अंदर दूसरे सेट की इमेज बन रही है। ठीक है, यानी आप ये समझ सकते हो। ठीक है, और ये क्या है, एक रिलेशन बिल्ड कर रहा है, यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये रिलेशन। ठीक, अच्छा, इस वाली टर्म को हम कहते हैं यहाँ पर डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। यानी क्या है, डोमेन। और यहाँ पर जो तैयार हुआ है इसको बोलते हैं रेंज। इसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ गई होगी, मतलब कहने का क्या मतलब है, यानी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर मैं यहाँ पर पूछूं 1 की यहाँ पर इस फंक्शन में क्या इमेज है, तो यहाँ पर बोलेंगे इसको इमेज, इसके केस में
कहने का मतलब 1 इमेज यानी 1 की इमेज क्या है यहाँ पर 3, ठीक। और अगर मैं दोबारा से इसमें बोलूँ कि 3 की प्री इमेज क्या है, प्री इमेज, तो आप कहोगे 1 है यहाँ पर। यानी अगर मैं रिवर्स पूछता हूँ तो यहाँ पर आप प्री इमेज का इस्तेमाल करते हो, और मैं यहाँ से यहाँ पूछता हूँ तो आप इसको इमेज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम लोग fx यानी ये एक फंक्शन था जिसके अंदर वैल्यू डाली तो मुझे क्या मिल रहा था, यानी इस y मिल रहा था मुझे, यानी इन आउटपुट मिल रहा था। कहने का मतलब यही है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी ये आपका जो वैल्यू डाली है ये x की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस फंक्शन को 1 3, ठीक है, 2 4 3 5, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, यानी कार्टेशियन फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, यानी ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो इसका, ठीक। अच्छा, एक चीज और, इस फंक्शन के अंदर जो एक्स्ट्रा वैल्यू थी, ठीक, इस वैल्यू को हम कोडोमेन बोलते हैं, यानी एक्स्ट्रा जो जोड़ रहे हैं हम लोग, कोडोमेन, ठीक। तो यहां से आपको कोडोमेन भी क्लियर हो गया होगा। यानी कोडोमेन क्या करता है, आउटपुट बनाने में मदद करता है, यानी एक्स्ट्रा आउटपुट, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां से डोमेन यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डोमेन होगी, और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो रेंज होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, ये आपका x है, ये y है, ये आपका x है, ये y है, ये x है आपका, और ये y है। यानी ये पहली वाली वैल्यू जो होगी x की, उसको हम डोमेन कहेंगे, ठीक। और जो y वाली वैल्यू जो होगी इसको हम रेंज कहेंगे, यानी r से डिनोट कर दिया मैंने, डोमेन के लिए d और r रेंज के लिए, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और कोडोमेन आपको पता ही है, यानी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कराना जिससे आउटपुट बने, क्लियर। तो ये है आपकी फंक्शन, ठीक। इस पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन में और सिंपल सा इसमें ले लेता हूं ताकि आपको फंक्शन पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सेकंड। अब देखिए, बोला गया है f सच दैट r टू r, यानी एक r से r में जाएगा ये रिलेशन, f(x) इक्वल टू, अब यहां पर x स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं, ठीक। यानी यहां पर आपको ये फंक्शन है, यानी y, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक, ये कह सकते हो। अच्छा, यहां पर y जो होगा आपका ये रेंज होगा, ठीक है, और जो x होगा यहाँ पर, जो सिंपल x होगा वो आपका डोमेन रहेगा, और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो वैल्यू है वो आपकी क्या रहेगी यहाँ पर, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। ये ध्यान रखना, d से यहाँ पर आपका डोमेन है, r से आपका रेंज है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक। अच्छा, अब मैं यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ। ये मैं x ले लेता हूँ और ये y, और यहाँ से एक रिलेशन बिल्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं 1 लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं 1 डालता हूँ, यानी यहाँ ऐसे भी ले सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अगर x के अंदर, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x के अंदर मैं 1 डालता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, y क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 3 मिलेगा। यानी आप इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हो, x का आपका 1 है और ये 3, ठीक। यानी यहाँ पर 1, तो यहाँ क्या आया 3। अच्छा, अगेन मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर x की जगह 2 डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। अब देखिए, मैंने यहाँ 2 डाला तो 2 का स्क्वायर होगा और प्लस 2 होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, एंड देन जैसे यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, जैसे इस वैल्यू के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यानी मैं यहाँ पर 2 डाल रहा हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी क्या आएगा 4 का
4 + 2 यानी ये 2 का स्क्वायर गया 4 और यहाँ पर क्या आ गया आपका 6। ठीक, यानी यहाँ पर आ गया आपका 6। क्लियर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, ठीक है, पुट x की वैल्यू में 3 ले लेता हूँ तो क्या होगा, यानी यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा +2 होगा यानी 9 + 2 यानी 11। क्लियर, यानी यहाँ पर कितना आ गया आपका 11। अच्छा, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 भी लेता हूँ तब भी मेरा जो फंक्शन आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। यानी क्या आएगा, देखो ये स्क्वायर है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं अगर -1 डालता हूँ तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा +2 होगा यानी y कितना आ जाएगा मेरा 3। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या डालता हूँ -2 डालता हूँ तब भी मेरा y क्या आएगा यहाँ पर 6। आप करके देख सकते हो ये। ठीक, अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू -3 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 11। ठीक है, यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा इमेज बन गई यहाँ पर। ठीक है, तो यानी आप ये कह सकते हो -1 -2 -3 उनके लिए जो वैल्यू है वो सेम रहेंगी। यानी 1 के लिए 3, -1 के लिए भी 3, ठीक है, 2 के लिए 6 और -2 के लिए भी 6, 3 के लिए 11 और -3 के लिए भी 11। यानी आप ये कह सकते हो यहाँ पर डबल मैपिंग कर रहा है, यानी जो ये वैल्यू है इसकी 2 इमेज है। यानी एक ही देखिए इस फंक्शन के अंदर 1b और -1 एक को ही इमेज बना रहा है यानी 3 को। ठीक है, यहाँ का हर एलिमेंट जो है प्लॉट होना चाहिए इससे, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 है और 4 कैसे बनेगा, बन नहीं सकता। यानी यहाँ पर इमेज होनी चाहिए, यहाँ पर एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो सेट नहीं है। ठीक है, सॉरी फंक्शन नहीं है। तो ये मैं काट देता हूँ यहाँ से। ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा आपका डोमेन और ये मेरा कहलाएगा रेंज। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो इसकी फॉर्म में, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं 1 डालता हूँ तो मुझे 3 मिलता है और अगर मैं 2 डालता हूँ तो मुझे 6 मिलता है। ठीक है, अगर मैं 3 डालता हूँ तो मुझे 11 मिलता है। ठीक, और अगर मैं -1 डालता हूँ तब भी मुझे 3 मिलता है और अगर मैं -2 डालता हूँ तो तब भी मुझे 6 मिलता है और अगर मैं -3 डालता हूँ तब भी मुझे 11 मिलता है। ठीक है, यानी अगर आप इस फॉर्मेट को अगर इससे देखो तो आप इससे भी समझ सकते हो। जैसे हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ को, ठीक, जैसे x y, इस फॉर्म से भी समझ सकते हो। ठीक, अगर मैं 1 डालता हूँ तो मुझे 3 मिलता है। ठीक है, अगर मैं 2 डालता हूँ तो मुझे 6 मिलता है और अगर मैं 3 डालता हूँ तो मुझे 11 मिलता है। ठीक है, और एक और बना लेते हैं यहाँ पर, अगर मैं x y, अगर मैं -1 डालता हूँ, -2 डालता हूँ, -3 डालता हूँ तब भी मुझे 3 और 6 और ये 11 मिलता है। आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो इस तरीके से। ये मैं ग्राफ एक प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, ये आपका x होता है, ये -x होता है और नीचे की तरफ क्या होता है आपका y नेगेटिव में होता है और यहाँ पर y पॉजिटिव में। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ। ठीक, तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं 1 3। अब मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से मैं ले लेता हूँ, 2 वैल्यू प्लॉट करके दिखाता हूँ, ये वाली 2। ठीक है, ये दोनों। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, मैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6 1 2 3 4 एंड देन 5। तो मैं एक सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 6, अगर मान लीजिए 1 है तो ये x की वैल्यू है पहले, तो x1, 1 से यहाँ गया 3। ठीक, फिर गया 2, 2 से गया यहाँ पर 6। ठीक, और यहाँ 3 है, 3 से जाएगा 11। ठीक है, तो यानी 11 यहाँ कहीं आएगा, मैंने यहाँ पर प्लॉट बनाया नहीं है। तो
तो ये लाइन ऐसे चलती चली जाएगी ऐसे करके, ठीक। अगर यहाँ की तरफ नेगेटिव वाले नंबर ले लें तो नेगेटिव ले सकते हो आप, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। और नीचे नंबर आ जाएंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव नंबर है ये, ठीक। अगर मैं -1 लेता हूँ तो -1 से मैं जाऊँगा 3 पर। अच्छा ये है 3, यहाँ से ऊपर जाना है हमें, ठीक है, -1 से 3 ये, ठीक है, ये वाला ग्राफ। यानी ये जो ग्राफ है आपका एक्चुअल में इस तरीके से जा रहा है ऐसे, और ये रहा आपका -2, ये 6, यानी बिल्कुल अपोजिट में जा रहा है उसका ग्राफ। ये जैसे यहाँ बनेगा वैसे ही सेम बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसी के साथ ये फंक्शन का पार्ट 6 जो है ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर कुछ और क्वेश्चन देखेंगे ग्राफ से रिलेटेड फंक्शन पे, ठीक है। थैंक यू। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, ये पार्ट 7 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग पार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे फंक्शन पे कुछ न्यूमेरिकल और प्लस में ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसी के साथ, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल करेंगे फंक्शन के ऊपर। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है f सच दैट r टू r, और यहाँ पर दिया गया है फंक्शन f(x) इक्वल टू x + 1 एंड प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। यानी ग्राफ को भी प्लॉट करना है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। ये हमारे पास ये एक मान लीजिए x वाला है, यानी यहाँ पर डोमेन लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेंज, यानी f(x) वाला फंक्शन, ठीक। अगर देखिए अगर मैं इसमें 1 डालता हूँ तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा f(x) में 2, ठीक। अब देखिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ मैं तो यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1 + 1 यानी 2 होगा। अगर इसमें हम लोग 2 डालते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली 3 होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 डालता हूँ तो यहाँ पर मुझे 4 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 4 डालता हूँ तो मुझे यहाँ पर 5 मिलेगा। यानी एक एक इमेज सबकी बन रही है यहाँ पर, ठीक है, और यूनिक, यानी एक। और मैं यहाँ पर 5 डालता हूँ तो मुझे यहाँ पर 6 मिलेगा। यानी ये जो है फंक्शन मिलेंगे। यानी यहाँ पर अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो 1 1 एंड देन 2, यहाँ पर 2 देन 3, ठीक है, एंड देन 3 देन 4 4 देन 5 एंड सो ऑन, यहाँ पर चलता रहेगा। मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू ले लिए यहाँ पर, ठीक है। ये सो ऑन और चलता रहेगा r तक, यानी रियल नंबर तक, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ, यानी इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो आप अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, इस फॉर्मेट में x ये y ये, ठीक। क्योंकि ये x जो है आपका, ये आपका डोमेन रहेगा, ठीक, और ये जो है आपका रेंज रहेगा, और जो एक्स्ट्रा 1 ऐड हुआ है इसके अंदर ये कोडोमेन रहेगा आपका, ठीक है। कोडोमेन शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ पर 1 डाला तो 2 मिला, 2 डाला तो यहाँ 3 मिला, 3 डाला तो यहाँ 4 मिला, 4 डाला तो यहाँ 5 मिला, और 5 डाला तो यहाँ 6 मिला। इस तरीके से भी प्लॉट कर सकते हो, एंड देन आप ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करोगे, ठीक, इस तरीके से। थोड़ा मैं बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको क्लियरली दिखे और समझ में आए, ठीक। ये रहा 1 देन 2 देन 3 4 5 1 2 3 4 देन 5। ये नेगेटिव वाले हैं नंबर, ठीक है। ये नेगेटिव x एक्सिस है और ये पॉजिटिव x एक्सिस है। यहाँ पर पॉजिटिव 1 2 3 4 देन 5, ठीक है। ये पॉजिटिव x एक्सिस y एक्सिस है, सॉरी, और ये नेगेटिव y एक्सिस है,
ठीक है। यानी यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो -1 -2 -3। वैसे हमारा माइनस का कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर हैं पॉजिटिव हैं, ठीक। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पहला क्या है 1, तो 1 हम लोग एक्स से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 0 0 रहता है, ठीक। 1 एक्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये 1, और 1 कहाँ तक जा रहा है, यहाँ 2 तक, ठीक। ये रहा, क्लियर। सॉरी ये हमने नेगेटिव में ले लिया, यहाँ से लेंगे हम लोग 1 यहाँ, क्योंकि पॉजिटिव का 1 है, हमने नेगेटिव का 1 ले लिया था। 1 यहाँ से 2 तक, ठीक है। ये रहा ये, ठीक है। एज अ इमेजिनरी मैंने आपको मान के चला है। दूसरा क्या है, 2 लिया है तो क्या आएगा 3 पे, ठीक है ये, ठीक। और 3 लिया है तो ये आएगा आपका 4 पे, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और 4 लिया है तो आपका आएगा ये 5 पे, इस तरीके से, ठीक। तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है बनता चला जाएगा ऐसे करके, ठीक। तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया, और ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, और यहाँ पर x+1, ठीक है। ये हो गया फंक्शन का क्वेश्चन, इसमें हमने इसको सॉल्व कर लिया एंड प्लॉट भी कर लिया ग्राफ को, ठीक। और भी क्वेश्चंस हैं, उस पर एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर x², ठीक। यहाँ पर अगर मैं इसको फॉर्मेट में जल्दी जल्दी बनाऊँ तो आप कह सकते हो ये x और ये y। अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो ये क्या बनेगा 1, -1 लेता हूँ तब भी यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। 2 लेता हूँ, -2 लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। इस वैल्यू के अंदर डाल रहा हूँ मैं सारी वैल्यू, 2 डालूंगा 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आएगा। मैं यहाँ पर +3 लेता हूँ और -3 लेता हूँ तो दोनों में ही क्या आएगा 9, यानी यहाँ पर 2 इमेज बन रही हैं, क्लियर। तो इसमें अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो जो मेरा ग्राफ है वो किस तरीके से शो होगा, यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ। ये मेरा डोमेन रहा, ये मेरा रेंज रहा, ठीक है। यहाँ को डोमेन है नहीं, तो ये है 1 1 -1 और 1, ठीक। और ये आ गया 2 4, और ये आ गया -2 और 4, ये आ गया 3 9, और ये आ गया -3 एंड देन 9। यहाँ मैं ग्राफ ऊपर की तरफ बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, ठीक है। और यहाँ बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। चलो यहाँ तक बना लेते हैं हम लोग। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये वाई नेगेटिव, यानी यहाँ नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव वाई है नहीं हमारे पास, तो हम लोग कैसे करेंगे 1 1, यानी यहाँ से ये रहा 1 1, ठीक है। दूसरा क्या है -1, ठीक, ये रहा -1, यानी ये नंबर जो है माइनस में है, ठीक, -1। अच्छा अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ पर 0 ही आ जाता है, यानी यहाँ पर ये भी ले सकते हो, 0 लिया तो ये 0 यहाँ पर प्लॉट कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो यहाँ क्या आता है 4, इस तरीके से, और यहाँ -2 लेता हूँ तब भी 4, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है इस तरीके से बनता चला जाएगा, ऐसे कर्व शेप का, ऐसे, ठीक। तो आई होप कि ये जो ग्राफ है आपको समझ में आया होगा, ये कर्व है, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है x² का इस तरीके से बनता है, ठीक। इसी के साथ जो है मैं यहाँ पर और बता देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया होता और बोला जाता f(x = x mod), तो इसका ग्राफ जो है अगर आप लेते इसमें इस फॉर्मेट के अंदर तो क्या होता, अगर आप 1 ले रहे हैं तब भी 1 आएगा, -1 लेंगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये मॉड है, मॉड पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। यहाँ x होगा, यहाँ y होगा, और जो इसका ग्राफ बनेगा तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से स्ट्रेट, यानी ये वाला यहाँ से स्ट्रेट और ये यहाँ से स्ट्रेट, ठीक है।
आई होप कि फंक्शन पे क्वेश्चंस हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक बारी रेंज और डोमेन और कोडोमेन पे फिर से डिस्कस करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, इसके बाद हम टाइप्स करेंगे फंक्शन के। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 8। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 to 7 कर चुके हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम जानेंगे कि डोमेन एंड रेंज को कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। ठीक है, जैसे हमने जान लिया था कि मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू, जैसे मान लीजिए x+2 है और इसके अंदर हम लोग ये जो है मेरा डोमेन कहलाता है और ये जो है मेरा रेंज कहलाता है। इसमें मैं x की वैल्यू डालता हूँ, इसमें एफ एक्स आता है, यानी एफ एक्स की वैल्यू आती है इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ x के अंदर तो मेरा क्या आता है 1 + 2 यानी 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 डालता हूँ तो 4। ठीक है, यानी यहाँ पर एक न एक इमेज आ रही है। क्लियर। उसके बाद तो इसके बाद हम लोग जो हैं देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें है 1/x, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग क्या क्या x ले सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर x, अब मुझे सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर x और ये f(x) है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी f(x) की। अब देखिए x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो फंक्शन आ जाता है मेरा 1। अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पर फंक्शन आ जाता है मेरा 0.5। ठीक है, यानी हाफ। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन भी होगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो यहाँ पर नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो ऐसा फंक्शन हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो डोमेन डिसाइड होगा मेरा, यानी जो डोमेन डिसाइड होगा वो कह सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑल वैल्यू, सारी वैल्यू में f(x) आएगा सिवाय 0 के, एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन डिसाइड करते हैं कि डोमेन क्या होगा। ठीक है, यानी डोमेन होगा वो सारी रियल वैल्यू होगी। ठीक है, यानी जो डोमेन है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे f(x) इक्वल टू 1/x-2 है, तो इस केस में डोमेन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 नहीं रख सकता, अदरवाइज़ ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ऑल वैल्यू होगी। डोमेन ऑल वैल्यू एक्सेप्ट 2, इस केस में 2, +2। अदरवाइज़ आप कोई भी लीजिए, -2 लीजिए तो -4 हो जाएगा, यानी वैल्यू आएगी। ठीक, अब देखिए इसी की तरीके से एक क्वेश्चन और है, यहाँ मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब मान लीजिए f(x) इक्वल टू x-3। अब देखिए यहाँ पर हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, केवल और केवल यहाँ पर सिवाय ये होना चाहिए कि माइनस नहीं आना चाहिए अंदर। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अदरवाइज़ क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो वैल्यू है x-3, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं या ग्रेटर बोल देते हैं x, और यहाँ 3 आ जाएगा 3, यानी जो x है आपका वो 3 से बड़ा होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो है ना वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक डिफाइनेशन नहीं है, यानी फंक्शन सॉल्व नहीं करता है, यानी नॉन नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये जो पार्ट 8 है समझ आया होगा। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ डोमेन के बारे में जाना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ कि रेंज भी क्या है, तो जैसे मान लीजिए f(x) इक्वल टू x²। यहाँ पर क्या है, अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो ऑल वैल्यू, किसी भी वैल्यू को ले सकते हो आप, डिसाइड होगा। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो आप कह सकते हो अगर x को अगर हम 0 से बड़ा लेते हैं
तो वो एफ एक्स क्या होगा आपका, वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ तो, ठीक है। तो यहाँ से रेंज का फंडा भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखूँगा, अगर मैं मान लीजिए 1 रखता हूँ या -1 रखता हूँ, तो वो 1 से बड़ी ही आएगी या बराबर आएगी, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है जिसके थ्रू हमने डिसाइड किया है कि रेंज और डोमेन कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसी के साथ पार्ट 8 जो है ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 9 के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं और उस पर कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 9। इससे पहले हम पार्ट 1 to 8 कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, कौन कौन से टाइप्स के फंक्शन होते हैं, ठीक। तो इसमें पहला टाइप का फंक्शन है वन वन फंक्शन, सेकंड टाइप का फंक्शन है मैनी वन फंक्शन, थर्ड टाइप का फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, फोर्थ जो है आपका है इनटू फंक्शन, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम वन वन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। यहाँ पर है वन वन फंक्शन। अब देखिए वन वन फंक्शन को हम इंजेक्शन या फिर इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक, या इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं 1 to 1 या फिर 1 to 1। यहाँ पर ये 1 to 1 फंक्शन कहलाता है शॉर्ट में, ठीक। यहाँ पर एक जो है फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन सच दैट a to b। अब यहाँ पर एक डिफाइन भी दी हुई है छोटी सी, इफ़ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a हैव डिफरेंट इमेज इन b। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर मेरा a है जिसको मैं यहाँ पर डोमेन कह सकता हूँ, ठीक। ये मेरे पास a है जिसको मैंने क्या कहा है यहाँ पर डोमेन, और दूसरा क्या है मेरे पास b है जिसको मैंने क्या कहा है रेंज, ठीक। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट हैं 1 2 एंड देन 3। यहाँ पर कुछ एलिमेंट हैं a b एंड c। यहाँ पर 1 की इमेज क्या है a है, 2 की इमेज क्या है यहाँ पर b है, 3 की इमेज क्या है यहाँ पर c है। यानी यहाँ पर क्या है रेंज, यानी यहाँ पर है कि हर एक एलिमेंट की इमेज इसके अंदर होगी, ठीक है, और इस एलिमेंट की इमेज इसके अंदर होगी, यानी सिंगल, ठीक। कहने का मतलब यहाँ पर इस तरीके से समझ लीजिए जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास x है, यानी जिसको मैं a बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या है मेरे पास y है जिसको मैं fx बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं 1 डालता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 3। यहाँ पर अगर मैं 2 डालता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 4। यहाँ पर अगर मैं 3 डालता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 5। यानी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर 1 की इमेज क्या है 3 है, 2 की इमेज क्या है 4 है, 3 की इमेज क्या है 5 है। यानी हर एक की इमेज इसके अंदर है, लेकिन एक ही इमेज होनी चाहिए और सिंगल एलिमेंट मैप होना चाहिए। अब कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब जैसे मैं कह देता हूँ आपको, जैसे a और b है और यहाँ पर 1 2 और यहाँ 3 और ये 4 और ये 5। यहाँ पर 1 की इमेज 2 भी है और 1 की इमेज 4 भी है, यानी दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं हो सकती। या फिर आप ये भी कह सकते हो, जैसे मान लीजिए a और b, एक साइड मेरे पास ये है, एक साइड मेरे पास ये है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कह सकते हो। जैसे 1 की इमेज 4 भी है और 4 की इमेज 2 भी है, ये नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है। केवल और केवल यहाँ पर एक ही सिंगल एलिमेंट ही जो होगा यहाँ पर शो होगा, ठीक है, यानी एक की ही एलिमेंट की इमेज यहाँ पर बनेगी। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट छूट जाए, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर क्या है a b c d e। यहाँ पर एक की 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है, 4 की इमेज d है, ठीक है। एक एलिमेंट यहाँ पर छूट गया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर फुलफ़िल हो गया ये वाला सेट, ठीक है। a जो है फुलफ़िल हो गया, यानी इसकी हर एक इमेज बन गई, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, यानी एक एलिमेंट छूट गया तब भी, यानी ये और ये दोनों ही आपके 1 1 फंक्शन कहलाएंगे, जिसको हम इंजेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम करेंगे मैनी वन फंक्शन।
अब देखिए मैनी वन फंक्शन को मैंने पहले से ही ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। मैनी वन फंक्शन क्या है? इफ़ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैव सेम इमेज ऑफ बी। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? अब जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है, यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर ए बी सी। अब यहाँ पर 1 की इमेज भी ए है, 2 की इमेज भी ए है और 3 की इमेज बी है और 4 की इमेज सी है। यहाँ पर ए की प्री इमेज यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है। उससे पहले वाले केस में एक ही था, तो इसलिए इसको 1 1 कहा गया था। यहाँ पर मैनी है तो इसलिए बोला गया 2 और मोर एलिमेंट, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 ए बी सी, यहाँ पर इसकी 3 इमेज भी हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, तब भी ये क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक। या फिर इसको एक छोटा सा एग्जांपल और है, उसके थ्रू भी समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए एफ एक्स है, एफ एक्स मेरा है एक्स बोर्ड, ठीक है, ये मॉड है, ठीक है। जो भी वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव कर देता है। अब यहाँ पर एक सेट है मेरे पास ए, एक सेट है मेरे पास बी। अब यहाँ पर मैं 1 डालता हूँ इसके अंदर, तब ये फंक्शन क्या मिलेगा? मुझे 1 ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर -1 डालता हूँ तब भी मुझे 1 ही मिलेगा। यानी यहाँ पर इसकी जो प्री इमेज है 2 है यहाँ पर, और 1 की इमेज क्या है? इसमें 1 है, -1 की इमेज 1 है। अब मान लीजिए मैं 2 डालता हूँ तो मुझे 4 मिलेगा, -2 डालता हूँ तब भी मुझे 4 मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये मैनी वन फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। या फिर एक और एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं समझ सकता हूँ, या फिर एक्स का स्क्वायर। अब मेरे पास सॉरी यहाँ पर आप ये कह सकते हो 2 है तो तब भी 2 आएगा, और -2 है तब भी 2 आएगा। यहाँ सॉरी 4 लिया था मैंने, ये इस केस में होगा आपका 1 होगा तब भी 1, -1 होगा तब भी 1। यानी 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। और यहाँ पर 2 है तब भी 4, -2 है तब भी 4, यानी यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक। तो आई होप कि ये मैनी वन फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट छूट जाए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 4 तो इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारे एलिमेंट प्लॉट हो गए ना, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ठीक। तब भी इसको 1 1 फंक्शन कहेंगे। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड, जिसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सरजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्शन बोलते हैं, और इससे फर्स्ट वाला जो फंक्शन था आपका 1 1, उसको इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। 1 1 फंक्शन को इंजेक्शन और ऑन टू फंक्शन को सरजेक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एफ यानी फंक्शन है सच दैट ए टू बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ वी एफ इमेज ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ ए। और यहाँ पर एक कुछ दे रखा है मैंने, यहाँ पर बोला गया है जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले बता दूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखिए मेरे पास एक सेट है ए, यहाँ पर जो एलिमेंट मेरे पास होंगे, इसको 1 2 3 देन 4, यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे बी, जैसे ए बी सी डी ई, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिए। अब देखिए ये जो एलिमेंट है मेरे पास, इसको मैं बोलता हूँ, यानी सेट ए पे जो एलिमेंट हैं, सेट ए पर जो एलिमेंट हैं कौन कौन से हैं? ये सारे हैं सेट ए के एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट हैं आप इसको क्या कहोगे? डोमेन। क्या कहोगे? डोमेन, ठीक। जैसे यहाँ पर है डोमेन 1 2 3 एंड देन 4। अच्छा, यहाँ पर कुछ मान लीजिए एलिमेंट प्लॉट किए हैं मैंने, 1 से ए कर दिया, 2 से बी कर दिया, 3 से डी कर दिया, सी नहीं किया, 4 से ई कर दिया, ठीक। अच्छा, बी के जो सेट बी है, ये जितने भी सारे एलिमेंट हैं इसको क्या कहेंगे हम? कोडोमेन। क्या कहेंगे? कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये क्या कहलाएगा आपका? कोडोमेन, ठीक है। और जो प्लॉट हो रखे हैं 1 से 2 से 3 से 4 से, वो मेरे क्या कहलाएंगे? रेंज, ठीक है। वो मेरे क्या कहलाएंगे? रेंज। अब जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, सॉरी सी नहीं है इसमें,
ए है, बी है, डी है और ई है। ठीक, यहाँ पर एक एलिमेंट कम है, यहाँ पर एक एलिमेंट ज़्यादा है, सी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कोडोमेन में और रेंज में, और डोमेन तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ऑन टू फंक्शन क्या हो सकता है, उसकी सेम इमेज होगी ए के अंदर एंड देन रेंज और कोडोमेन उसमें इक्वल होंगे। अब कहने का मतलब क्या है, समझते हैं इसको एग्जांपल से। अब देखिए जैसे मेरे पास सेट ए है 1 2 3 एंड देन 4, और यहाँ पर सेट बी है ए बी सी डी। यहाँ पर सारे एलिमेंट प्लॉट हैं। ठीक, या फिर ये भी कह सकते हो यहाँ पर ई है तो वो इससे प्लॉट है, यानी यहाँ पर सॉरी मैंने ये गलत किया है। यहाँ पर ये कह सकते हो, सॉरी इसको मैं काट देता हूँ। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज के। ठीक है, कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज के। और सेकंड थिंग, यहाँ पर हर किसी की इमेज है। ठीक है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, डी की इमेज 4 है, यानी हर एलिमेंट प्लॉट है। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। या फिर इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हो आप, जैसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। जैसे सेट मान लीजिए ए है 1 2 3, और सेट मेरे पास मान लीजिए बी है ए बी सी। यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि ए की इमेज जो है यहाँ पर 2 हो सकती है, ठीक, और बी की इमेज 3 हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे मैंने छोड़ दिया था ना, ये छूटना नहीं चाहिए, तब जाके ये ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैनी वन फंक्शन से इसलिए अलग है क्योंकि वहाँ पर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैनी वन फंक्शन में क्या है कि 2 एलिमेंट यानी ए और बी सेट के एलिमेंट की इमेज, प्री इमेज 2 हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हो कि डोमेन और रेंज, सॉरी कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होगी। ठीक है, और हो भी सकती है, तो कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी है कि होनी ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट छूट सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है वो छूट गया। ठीक है, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है यहाँ पर, लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या कोडोमेन और रेंज एक होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट भी प्लॉट हो सकता है और यहाँ पर मैनी एलिमेंट भी प्लॉट हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल होनी चाहिए, तब जाके वो क्या ऑन टू फंक्शन कहलाता है या फिर सरजेक्शन कहलाता है। ठीक है, आई होप कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है। आगे देखते हैं हम इनटू फंक्शन। अब देखिए इनटू फंक्शन बहुत सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पर इफ़ रेंज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब कहने का मतलब क्या है, ए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 और बी, ए बी सी डी और ये बी। यहाँ पर कोई एक एलिमेंट यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट यहाँ छूट सकते हैं, यानी सेट बी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट की इमेज होगी उसमें। ठीक है, यहाँ पर खाली छूट सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन यही है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बस यही है, रेंज में इन्होंने बताया है। अच्छा, एक और स्पेशल फंक्शन कहलाता है, स्पेशल, जिसको कह सकते हैं स्पेशल फंक्शन, जिसको हम बाइजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, इसका भी सुन लेते हैं। 1 फंक्शन प्लस ऑन टू फंक्शन, इन दोनों फंक्शन को जब मिलाते हैं आपस में तब वो बाइजेक्शन कहलाता है। आपको पता होना चाहिए 1 फंक्शन को इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसको ऑन टू फंक्शन को सरजेक्शन बोलते हैं, और ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है, बाइजेक्शन कहलाता है। ठीक, अब देखिए बाइजेक्शन में कुछ नहीं है, मैंने आपको सिंपल बताया था कि बाइजेक्शन होने के लिए
ये दोनों ही फंक्शन शो करेंगे, उसके दोनों फंक्शन होने चाहिए। और जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, ए सेट है और बी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, तो एलिमेंट इसके अंदर प्लॉट करने चाहिए सारे, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सिंगल एलिमेंट भी प्लॉट करता है तब भी वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है, ठीक है। यानी ऑन वन फंक्शन, वन के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए कि ए की इमेज 1 होनी चाहिए, यानी सेम इमेज ही होनी चाहिए, ठीक है। यानी ए की इमेज क्या है 1 है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए बी सी और ये 1 2 3 इसकी 2 इमेज हो ए की, ये नहीं होना चाहिए 1 के लिए। तो ये 1 तो है, 1 फंक्शन तो है। और ऑन टू कैसे है, ये ऑन टू कैसे है, मैंने बताया था कि यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल होने चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है ये कोडोमेन भी है और रेंज भी है, सारे ही इक्वल हैं कोडोमेन के। तो जिस तरीके से ये दोनों फंक्शन सेम है, ठीक है, दोनों ही प्रूफ हो रहे हैं, इसीलिए इसको बाइजेक्शन कहा गया है। आई होप कि ये जो फंक्शन मैंने कराया है ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कंपोजिट फंक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 10, ठीक है, जिसमें हम लोग फंक्शंस के कुछ न्यूमेरिकल जानेंगे। और कौन कौन से फंक्शन हैं इसमें, 1 फंक्शन जिसको इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव बोलते हैं, और कलेक्टिवली जो है बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम न्यूमेरिकल्स कुछ देखेंगे। तो इससे पहले मैं कुछ आपको रिकॉल कर देता हूँ कुछ चीज़ें, बहुत सिंपल नहीं। अब देखिए जैसे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जिनको एन से डिनोट करते हैं, जैसे 1 2 3 डैश डैश डैश, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। अच्छा, होल नंबर यानी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, ठीक। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स जिनको आई से डिनोट करते हैं, जिसके नंबर होते हैं -2 -1 0 1 2, इधर भी और इधर भी जो चलते चले जाएँ, ठीक। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर जिनको आर से डिनोट करते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए इस केस में, ठीक है। जो भी नंबर है अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 2 है, कुछ नहीं है तो 1 है इसके नीचे, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। जैसे 4/5 है, यानी 4/5 है, ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक। उसके बाद जो इरेशनल नंबर होते हैं जो रूट में लिखे जाते हैं वो सारे इरेशनल हैं, √3 है, √5 है, ठीक। इरेशनल बोलते हैं इसको। अच्छा, इसको जेड से भी डिनोट कर लेते हैं, याद रखना, क्लियर। अच्छा, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ना कि आर से, सॉरी यहाँ गड़बड़ मैंने बताया, क्यू से, ठीक। और यहाँ IR लगा देते हैं रैशनल, ठीक है, इरेशनल में। तो नेचुरल नंबर के लिए n से डिनोट करते हैं, होल नंबर के लिए W, और इंटीजर्स के लिए Z से या फिर I से, और रैशनल नंबर के लिए हम Q से डिनोट करते हैं, और इरेशनल के लिए IR लगा देते हैं। और ये जितने भी नंबर हैं, ये सारे जितने भी नंबर हैं कलेक्टिवली, इनको कहते हैं रियल नंबर, ठीक है, जिसको R से डिनोट करते हैं, क्लियर। और जब बाकी बच गए उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर जिनको बोलते हैं, ठीक, जो कि जिनका नंबर रूट में माइनस हो, ठीक है, ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके सिंबल याद रखने हैं, एन से नेचुरल नंबर, डब्ल्यू से होल नंबर, जेड और या आई से आप कह सकते हो इंटीजर्स, और क्यू से रैशनल नंबर, और IR से आप कह सकते हो कि इरेशनल नंबर, और केवल R लिखा जाए तो आप कह सकते हो रियल नंबर। ये सारे रियल नंबर हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर को छोड़कर सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल करने हैं 1 एंड ऑन टू के फंक्शंस के ऊपर, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो ये क्या कहता है, शो दैट फंक्शन सच दैट n to n, यानी जो फंक्शन है वो किस में जाना चाहिए, n से n, यानी
नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर ही जाना चाहिए। ये n का मतलब यहाँ पर ये है, और फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 2x, और ये बताइए कि ये 1 फंक्शन है बट ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब देखिए बहुत सिंपल है इसको प्रूफ करने का, यानी ऑन टू प्रूफ करने का एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं 1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लेट x एंड y बी 2 नंबर्स। मैं इनको 2 नंबर्स ले लेता हूँ जो कि बिलोंग करते हैं किस में, n के अंदर, यानी नेचुरल नंबर के। यानी मैं ये 2 नंबर ले लिए मैंने, और ये दोनों नंबर किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में। यानी वो नंबर कौन सा हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर की बात करी है यहाँ पर। ठीक, सच दैट इसको मैं ऐसे लिखूँगा, यानी ये फंक्शन है ना, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, f(x) = f(y), यानी इनके फंक्शन और f(y) के फंक्शन, यानी f(x) का फंक्शन क्या है, 2x है, और अगर मैं इसको भी लिखूं चेंज करके तो मैं इसको 2y लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि f(x) जो है उसके लिए भी सेम लिया है मैंने f(y) के लिए। अगर x और y अगर इक्वल आ गए तो मैं कहूँगा वो 1 फंक्शन है, और यहाँ पर इक्वल आ गए, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अगर ये आ गए ऐसे करके तो मैं कहूँगा ये क्या है, 1 फंक्शन है। ये कंडीशन है, प्रूफ ऐसा ही करते हैं हम, यानी f(x) को f(y) के इक्वल रख देते हैं, यानी जो भी इसका फंक्शन है, सेम फंक्शन जहाँ पर x है वहाँ पर बस y रख देते हैं। ठीक, अगर x और y इक्वल आ गए आपस में तो हम कहेंगे ये 1 फंक्शन है। क्लियर? अच्छा, ऑन टू के लिए यहाँ पर समझिए कंडीशन क्या है। ऑन टू के लिए यहाँ पर ऑन टू की बात कर रहा हूँ मैं। ऑन टू के लिए है कि लेट, अगर मैं f(x) को y के इक्वल लेट कर लेता हूँ, f(x) को y के इक्वल लेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर f(x) क्या था मेरा, 2x था, = y। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, खाली x रहने देता हूँ यहाँ पर, तो y/2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है कि x की वैल्यू यहाँ पर इस फंक्शन में क्या आ रही है, अपॉन में आ रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये रूल है, ऐसे ही हम निकालते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। जो f(x) होता है उसको y के इक्वल रख देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू अगर नॉर्मल आ गई, नॉर्मल कहने का मतलब है कि x हमने बोला था कि n आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर x क्या आ रही है, y/2, यानी ये जो भी फंक्शन होगा वो अपॉन में होगा, यानी कोई भी वैल्यू डालिए y की, अपॉन में होगा। यानी यहाँ से देखिए अब x को मैंने क्या लेट किया था कि वो n में आना चाहिए, नेचुरल नंबर में आना चाहिए, y भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर में आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि मैं f(x) को y के इक्वल रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू n के अंदर ही आनी चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपॉन में आ रहा है, और अपॉन में ये नंबर इसके अंदर आता ही नहीं है, यानी x के अंदर ये सेटिस्फाई नहीं करता, यानी ये जो नंबर आएगा x का वो अपॉन में ही आएगा। किस में आएगा, अपॉन में, यानी फ्रैक्शन में जिसको कह सकते हो। और फ्रैक्शन के लिए ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फंक्शन है वो किसके अंदर जाना चाहिए, n से n के अंदर ही जाना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो 1 फंक्शन है ये तो प्रूफ होता है, लेकिन ऑन टू फंक्शन प्रूफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि x जो है वो बिलोंग नहीं करता है यहाँ पर n के अंदर। देखिए यहाँ पर कोई भी अपॉन में नंबर नहीं आता, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है ना, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, कई बुकों में इसको अलग तरीके से भी शो करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ये है ना f(x), यहाँ पर x1 ले लेते हैं = f(x2), तो बात वही है, x ले लीजिए या y ले लीजिए, या फिर x1 ले लीजिए या x2 ले लीजिए। यहाँ पर x1 इस तरीके से प्रूफ होगा, यानी x1 इक्वल हो जाएगा x2 के, तब प्रूफ होगा यहाँ पर 1 फंक्शन। और यहाँ पर क्या है, f(x1) इक्वल कर देंगे यहाँ पर f(x2) के। ठीक है, और यहाँ पर चेंज कर देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम ऐसे करके x1 एंड x2। ठीक है, तो कई बुकों में इस तरीके से दिखा रखा है, और नॉर्मली जो है हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी रहता है। आई होप कि ये 1 फंक्शन समझ में आ गया होगा, ऑन टू फंक्शन समझ में आ गया होगा। ऑन टू के अंदर क्या है, बस कुछ नहीं करना है कि f(x) को इक्वल कर देना है y के,
और फिर x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाई हो जाती है, n से n के अंदर आ जाती है, तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है, या 1 1 होगा। और अगर ये दोनों फंक्शन हो जाते हैं तो उसको हम बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैं अगर सॉल्यूशन करता हूँ तो मैंने क्या बोला है कि इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन दिया रखा है और बोल रखा है कि यहाँ पर जो फंक्शन है किस से कहाँ तक जाएगा, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में ही जाएगा, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में ही जाएगा। रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, यानी इन नंबरों को छोड़कर, जैसे रूट में माइनस नहीं होना चाहिए, इन नंबरों को छोड़कर सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं, ठीक है। चाहे इसके अंदर -2 हो या फिर √2 हो या फिर अपॉन में हो, ये सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। केवल माइनस नहीं होना चाहिए रूट के अंदर, वो नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये फंक्शन क्या है, r से r के अंदर ही जा रहा है और बोला गया है ये f(x) जो है क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। बोला गया है कि यहाँ पर बताइए 1 1 है और ऑन टू है, या फिर इसको बोल सकता है बाइजेक्शन है या फिर बाइजेक्टिव है, ये प्रूफ करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही है, हम प्रूफ करते हैं, हम कर लेते हैं लेट कर लेते हैं हम, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि x एंड y बी 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स। अब देखिए ये जो नंबर लिए हैं ना मैंने, ये रियल नंबर से ही लिए हैं, कोई सा भी नंबर हो सकता है इनमें से, कोई सा भी, ठीक है, लेकिन माइनस रूट में नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ से लिया है कि ये दोनों जो x और y हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, r से। पिछले वाले केस में मैंने क्या किया था, इसी फंक्शन में लिया था, n से n के लिए लिया था। देखिए x y मैंने किससे लिया था, n से, ठीक। अच्छा, इसकी जगह मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ x1 या फिर x2, कई बुकों में ऐसे भी है, याद रखिएगा ये। तो मेन तो क्वेश्चन से समझने का मतलब है हमें। तो x एंड y जो है हमने नंबर ले लिए, वो किससे बिलोंग करते हैं, r से, और सच दैट यहाँ पर लिख लेते हैं f(x) इक्वल होना चाहिए f(y) के। तो ये 1 1 फंक्शन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 प्रूफ हो जाएगा। अब देख लेते हैं, f(x) क्या है, 2x है, और f(y) क्या है, 2y है, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइड में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, x y इक्वल आ गया, यानी इट इज़ 1 1 फंक्शन, इट इज़ 1 1 फंक्शन, यानी 1 1 फंक्शन। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या था कि f(x) किसके इक्वल होना चाहिए, y के, मतलब इस केस में ऑन टू के लिए, ठीक। और जो x होना चाहिए वो किस में बिलोंग करना चाहिए, r में। अब देखते हैं f(x) क्या है मेरा, 2x है, और y, क्लियर। अब देखिए x मैंने निकाल लिया और y अपॉन में 2 कर दिया। अब इस केस में क्या है कि आप y की कोई भी वैल्यू लीजिए, चाहे 1 लीजिए, 2 लीजिए, लेकिन लेने किस में से है, रियल नंबर में से। आप कुछ भी ले लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने y की वैल्यू क्या ले ली, 3 ले ली, या फिर मान लीजिए √3 ले ली, तब भी मैं x की वैल्यू क्या पाऊँगा, √3/2, और ये x अपॉन √3/2 क्या है, एक रियल नंबर है। तो यानी हर फंक्शन के लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, x बिलोंग करता है रियल नंबर के अंदर, ठीक है। तो मैं कहूँगा इट इज़ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसको कलेक्टिवली ये भी बोल सकते हो कि ये 1 1 भी है, प्लस में ऑन टू भी है, और इसको कलेक्टिवली कह सकते हो ये बाइजेक्शन फंक्शन भी कह सकते हो इसको, ठीक है। क्लियर, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको इजीली में समझ में आ जाए, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, ये फंक्शन बोला गया r से r के अंदर जाएगा, ठीक है, और फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर ये, ठीक। और पूछा गया है कि 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, यानी सीधा सीधा बाइजेक्शन पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले थर्ड को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बाद में करेंगे। यानी ये फंक्शन जो है r से r के अंदर जाना चाहिए, और f(x) क्या है, x² है।
अब देखिए सबसे पहले 1 1 फंक्शन प्रूफ करते हैं। 1 1 के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि f(x1) या फिर आप कह सकते हो f(x) इक्वल टू y ये होना चाहिए। यानी यहाँ पर क्या है, x एंड y दोनों ही R के अंदर आने चाहिए। ये मैंने बताया था, दोनों इसमें ही आते हैं, मैंने उसी नंबर लिया है। और x स्क्वायर और यहाँ पर y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस पर रूट हटाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन आएगा वो आएगा प्लस माइनस वाई, ठीक है, प्लस माइनस वाई। यानी यहाँ से मैंने अगर एक्स स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस वाई, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको कि केवल और केवल क्या आना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए। यानी यहाँ पर ये शो कर रहा है कि एक्स की दो वैल्यू हो सकती है, एक पॉजिटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो ये तो कंडीशन होती ही नहीं है किसी भी केस के लिए, ठीक है। तो ये आप सीधे सीधे कह सकते हो कि ये जो है 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। और ये भी कह सकते हो अगर 1 1 नहीं है तो क्लियरली कह सकते हो कि ये नो ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। तो आगे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्लियरली देयर इज नो रियल नंबर्स फॉर विच एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। देखिए बहुत सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, नेगेटिव यहाँ पर जो आया है टर्म, या फिर इसको x2 भी कह सकते हो। यार मैं y ले रहा हूँ, यहाँ पर y मैं मान लेता हूँ, y कह लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो y आया है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर इक्वल होना चाहिए y, क्लियर। बस सिंपल सी बात है यहाँ पर कि x और y इक्वल होना चाहिए। यानी जो अगर मान लीजिए इसको इस तरीके से भी समझा जाए तो ये कह सकते हो कि अगर मान लीजिए f-1 है और f1 है तो उसकी जो वैल्यू है 1 आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर -1 और 1 इक्वल नहीं हो सकते कभी भी, यानी ये भी समझ सकते हो। या सिंपली मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये आप जब मैंने रूट हटाया था, यानी जब स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर प्लस माइनस आया था, ठीक है। तो यहाँ पर x और y इक्वल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू आ गई। और 1 1 क्या कहता है, सिर्फ एक ही फंक्शन सेटिस्फाई होगा तभी वो 1 1 होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से, जैसे यहाँ पर जो अगर मैं x बनाता हूँ, यहाँ पर y बनाता हूँ, तो मैंने बताया था 1 1 कंडीशन के लिए एक ही फंक्शन सेटिस्फाई करता है। यानी यहाँ पर दो फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होने चाहिए, ये ऑन 1 1 फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ पा रहे होगे आप। तो 1 1 फंक्शन तो प्रूफ हो गया, और यहीं पर हमने बता दिया कि 1 1 फंक्शन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, नो ऑन टू फंक्शन, सीधा बता सकते हो, ठीक है। आगे प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें बोल रहा है कि इंजेक्शन और सर्जेक्शन, यानी इंजेक्शन यहाँ पर वही बोल रहा है 1 1 फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, यानी ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली। और क्या बोल रहा है कि वो फंक्शन है n से n के अंदर जाना चाहिए। और यहाँ पर क्या ले रहा है, f(x) इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब बात करते हैं 1 1 की, ठीक। अच्छा यहाँ पर मैं इस बार x1, x2 ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर हम लोग xy ले रहे हैं रियल नंबर के लिए, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, x1 ले रहा हूँ, x2 ले रहा हूँ। कई NCERT बुक वगैरह में ऐसे ही करके दे रखा है, और वो किस में आता है, n में। देखिए x1 और x2 दोनों ही नंबर किस में आते हैं, n के अंदर। तो 1 1 प्रूफ करते हैं, x1 यानी f(x) और यहाँ पर रह सकते हो x2 क्या है, x³ है यहाँ पर, और ये क्या है, x³ 2, ठीक है ना। तो ये दोनों नंबर मैंने ले लिए f(x) के लिए और f(x2) के लिए, दोनों इक्वल होने चाहिए यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर क्यूब से क्यूब को काट सकता हूँ तो यहाँ पर फंक्शन क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 हो गया। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हो आप, x या फिर y, यानी x³ और y³। इस केस में क्यूब से क्यूब कट गया, y आ गया इक्वल, ठीक है।
तो देखिए ये ऑन टू फंक्शन वन वन फंक्शन तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं, यानी ये इंजेक्टिव या इंजेक्शन तो प्रूफ हो गया है, ये इंजेक्शन तो है। आगे देखते हैं ये ऑन टू के लिए या सर्जेक्शन के लिए। अब देखिए जैसे ही मैं इसको fx इक्वल टू x2 रखता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 का क्यूब किसके इक्वल आना चाहिए, x2 के, और ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस केस के अंदर एक्स क्यूब है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अगर मान लीजिए कि जो x2 है वो इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि x2 जो है मेरा 2 है, तो 2 तो आएगा ही नहीं, क्यूब सॉल्व करने पर कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज़? या फिर इसको आप इस तरीके भी समझ सकते हो, इस फॉर्म से भी समझ सकते हो, नेक्स्ट फॉर्म से, कि fx जो है मान लीजिए मेरा एक्स क्यूब, यानी इस वाले फंक्शन से मैं अगर लेके आऊँ इस इधर की तरफ से, जैसे मैंने बताया था, fx क्या है मेरा, किसके, यानी यहाँ ये वाला fx किसके इक्वल रखता हूँ मैं, y के इक्वल रख देता हूँ। तो क्या ये बताइए कि क्यूब x का क्यूब y के इक्वल होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये ध्यान रखना, क्यूब के लिए जो सर्जेक्शन फंक्शन है वो प्रूव होता ही नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये कभी भी क्यूब में 2 आएगा ही नहीं। 1 आ सकता है लेकिन 2 नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं y को 1 ले लेता हूँ, तो ये क्यूब और 1 का क्यूब, ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन 2 इसमें प्रूफ नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, यानी सर्जेक्शन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, या सर्जेक्शन फंक्शन नहीं होगा। देखिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मैंने इस फॉर्मेट से किया है और यहाँ पर मैंने इस फॉर्मेट से किया है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो है इस तरीके से दे रखा है। ठीक, और अदर बुक्स में इस तरीके से भी दे रखा है। तो अब दोनों को कह सकते हो, बहुत सिंपल है। 1 1 के लिए आप fx को बराबर रख दीजिए और फंक्शन वही रख दीजिए, और x y इक्वल आ गए तो 1 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें क्या है, जो fx है उसको y के इक्वल रख दीजिए, यानी x का क्यूब है y के इक्वल रखा। तो एक भी कंडीशन ऐसी नहीं है सिवाय 1 को छोड़ के कि जो x क्यूब है वो y के इक्वल आ सके, केवल सिर्फ 1 है। ठीक है, और 2 के लिए प्रूफ नहीं होता। तो ये आप कह सकते हो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े हैवी क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे, जिससे कि आपको 1 1 और ऑन टू फंक्शन समझ में आए। इसी के साथ पार्ट 10 हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।